तो रेस्पिरेशन हम बात करने लग गए थे लाइफ प्रोसेसेस में, और आपने देख लिया कि ह्यूमन बींग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होती है। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक देख लिया आपने, हमें ये आइडिया लग गया है बाय दिस टाइम कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं। इनसाइड द एल्वियोलाई, हमने कहा कि देयर आर स्मॉल पाउचेस इनसाइड द लंग्स जिनको हम एल्वियोलर सैक्स या एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाइज आर richly supplied by the small blood capillaries. So there is a dense network of blood capillaries where carbon dioxide comes out or diffuses out inside the alveoli, and oxygen is taken up by the hemoglobin present in the RBC of the blood. This is how the gaseous exchange takes place inside the lungs. Lungs are important because of the absorption of oxygen and removal of carbon dioxide. Both processes are important, but taking in oxygen is very very important because this oxygen is going to be supplied to the cells where this will be utilized in oxidation of glucose and releasing energy in the form of ATP. तो जो भी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी कर पाती है वो उस एनर्जी की वजह से कर पाती है जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शन से होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की कल हम बात कर रहे थे तो हमने केवल ह्यूमन बींग्स के बारे में बात की थी। अगर हम कुछ और एनिमल्स के बारे में बात करें, खास करके एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में, क्योंकि जो यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर पानी में रहने वाले, उनकी तो बात अलग है। उनका तो जैसे अमीबा था तो सरफेस से डिफ्यूज़न के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, तो दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि फिशेज़ के बारे में कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिशेज़ में थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है ब्रीदिंग का, बिकॉज दे हैव टू टेक द ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर। दे लिव इन वाटर एंड ब्रीथ इनसाइड वाटर। और 9th क्लास में हमने पढ़ा है, छोटी क्लास और भी छोटी क्लासेस में इनफैक्ट पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं कि जो फिशेज़ होती हैं उनमें गिल्स होते हैं, एंड गिल्स आर द स्पेशल ऑर्गन्स, स्पेशल स्ट्रक्चर्स विच कैन एब्जॉर्ब वाटर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो कि ये किस तरह से होता है फिशेज़ में, किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये बड़ा छोटा सा वीडियो है लेकिन इलेबोरेटिव है, हमको ये समझ में बड़ी आसानी से आ जाता है। फिश जब वाटर को अंदर लेती है तो उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी फिश की बॉडी में जाता है। हाँ, सो एक्चुअली माउथ ओपन करती है फिश बार बार, उससे ऐसा होता है। यहाँ पे ये गिल्स हैं, गिल्स आर द फिल्टर्स जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करवाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए हेल्प करेंगे। अगर हम टॉप से देखें तो गिल्स आर लाइक दिस, दोनों तरफ है, उनके ऊपर एक ऑपरक्युलम होता है। ये जो ढक्कन है इसको ऑपरक्युलम बोलते हैं। हाँ, दिस ऑपरक्युलम इज़ बेसिकली द लिड ओवर। ये बोनी फिशेज़ में होती है। जो कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं जैसे शार्क्स, उनमें ऐसा नहीं होता है। जैसे ये शार्क है तो शार्क में गिल स्लिट्स दिखती हैं अपने को। हाँ, 4, 5, 6, 5 से 7 के बीच में गिल स्लिट्स दिख सकती हैं। इनके ऊपर ऐसा कोई ऑपरक्युलम नहीं होता है, लेकिन बोनी फिशेस जो होती हैं उन पे ऑपरक्युलम होता है। तो व्हेन दे टेक द वाटर इन, दिस वाटर मूव्स आउट। दिस इज एक्चुअली द इनहेलेशन, इनटेक ऑफ वाटर। ऑपरक्युलम के नीचे गिल्स हैं, यहाँ से वाटर जब बाहर निकलता है तो इस बीच में गिल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो चुका होता है। तो प्रैक्टिकली फिश इज टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड द गिल्स देयर आर ब्लड कैपिलरीज। हाँ, जैसे हमारे एल्वियोलाई में होते हैं ब्लड कैपिलरीज, वैसे यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं, और इन ब्लड कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट। तो ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड देना ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। हाँ, तो ब्लड कैपिलरीज में इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज होता रहता है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होते रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता रहता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से हमारे ऑपरक्युलम मतलब फिशेस के बाहर वाले दूसरे वाले साइड से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में बहुत कम डिजॉल्व होती है इनसाइड वाटर, यानी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड वाटर इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू डिजॉल्व फॉर्म में एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एयर के कंपैरिजन में अगर हम देखें, एयर में परसेंटेज जो होता है ऑक्सीजन का वो अराउंड 20 to 21% होता है, जबकि वाटर में इट इज़ नॉट मोर देन 5%। तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन
जो कि फिशेस लेती हैं अपने सराउंडिंग से, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन अवेलेबल टू अस। हमें ऑक्सीजन काफ़ी अवेलेबल है, उसके हिसाब से हमें 20-21% ऑक्सीजन अवेलेबल है, जबकि फिशेस को केवल 5% ऑक्सीजन अवेलेबल है। दैट इज़ द रीज़न वाई फिशेस हैव टू वर्क हार्डर टू टेक ऑक्सीजन इन। बार बार वो अपना मुंह खोलती रहती हैं, और उसके हिसाब से जब हम उनकी ब्रीदिंग रेट काउंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी ब्रीदिंग रेट ह्यूमंस की या अदर टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म की ब्रीदिंग रेट से ज़्यादा होती है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, कि वाई ब्रीदिंग रेट ऑफ फिशेस इज़ मोर देन दैट ऑफ ह्यूमंस। तो हम कहते हैं बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स सराउंडिंग्स इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू, मतलब 4 times लेसर एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन अवेलेबल टू ह्यूमंस। That is why they have to breathe faster in order to take adequate amount of oxygen in for respiration. ये बात आपको, ये क्वेश्चन आता ही है, इसलिए आपको मैंने ये बातें बताई हैं। अब आप देखें कि हम बात कर रहे हैं एक्चुअली लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जब, तो हमको रेस्पिरेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रीदिंग, हमारा जो रेस्पिरेशन का कोर प्रोसेस है जो सेल के अंदर होता है, वो हमें पता लगाना है, इससे एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी लेने वाली प्रोसेसेस अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग टाइप की सेल्स में अलग अलग होती है। हम इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर होता है। हाँ, और दिस इज़ नॉट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात हम कल पढ़ चुके हैं, ये सेल के अंदर हो रहा है। सेल के अंदर इसमें होने, ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन का कंपैरिजन मैं आपको डे 1 पे, मतलब 2 दिन पहले बता चुका हूँ। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन आएगा एल्वियोलाई वर्सेस विल्लाई। हमने पहले भी जिक्र किया था, एल्वियोलाई और विल्लाई में कंपैरिजन क्यों है, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस तो जाहिर है कि एल्वियोलाई जो हैं दे आर देयर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, वाइल विल्लाई आर देयर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। दोनों एक ही काम कर रही हैं, डाइजेस्टेड फूड का या ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन करके उसको ब्लड में डाल रही है। तो दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों को कंपेयर इसलिए किया जाता है कि इनसाइड द लंग्स एल्वियोलाई लगभग वही काम कर रही है जो इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन विल्लाई कर रही हैं। क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ समथिंग। हाँ, और टू बी मोर प्रिसाइज, दे बोथ आर डूइंग वन थिंग, दे आर इन्हांसिंग और मैक्सिमाइजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। एल्वियोलाई ये काम ऑक्सीजन के लिए कर रही है, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, while villi are doing the same thing inside the small intestine for the digested food. क्या? Enhancing the surface area of absorption. तो ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो सके। दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों के अंदर ब्लड कैपिलरीज का डेंस नेटवर्क है। हाँ, ये सिमिलैरिटीज़ हैं, तो इसलिए दोनों को कंपेयर किया जाता है, एल्वियोलाई और विल्लाई को। ये बात भी आपको बैक ऑफ द माइंड रखनी है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन जो होता है एक्चुअली, वो एक्चुअली क्या है, हम जिसको कह रहे हैं ना सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन। अब आप जानते हो कि सेल्स आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 तरह की सेल्स होती हैं। हम जिन भी सेल्स की यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन में बात करने वाले हैं, दे आर मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स। हमारी बॉडी की सेल्स भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, और हमारी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म तो होता ही है। हाँ, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज कर देता है। हाँ, टू बी प्रिसाइज, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब यही है कि सेल के अंदर होने वाला वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के बारे में हम कल बात कर चुके हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि एटीपी क्या है। ये तो खैर आप जानते हो कि हम इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। 9th क्लास में भी पढ़ा था ना इसके बारे में। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज नोन टू बी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी एनर्जी यूजेबल फॉर्म में एटीपी में आ गई है। अब जब भी सेल को ज़रूरत होगी वो एटीपी को ब्रेक करके एडीपी में कन्वर्ट कर लेंगे।
एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा और एनर्जी निकल जाएगी। 1 ATP कंटेन्स 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी। दिस इज द एनर्जी कंटेन्ड बाय सिंगल ATP मॉलिक्यूल। हाँ, तो ये जो ATP मॉलिक्यूल्स हैं ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन सेल में बनते हैं और फिर ये एनर्जी करेंसी है, तो जब यूज़ करना होगा सेल को तब वो उसको यूज़ कर देगी इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। अब आपको ये तो पता ही है कि ग्लूकोज डाइजेस्टिव सिस्टम से आया है एसिमिलेशन की प्रोसेस में। जिस समय ग्लूकोज डाइजेस्ट हो गया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद विलाई ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लड में डाल दिया, ब्लड उसे लेकर के इंटरसेलुलर स्पेसिस में छोड़ देता है और इंटरसेलुलर स्पेसिस से बाय डिफ्यूजन ग्लूकोज एंटर्स इनटू द सेल। ऑक्सीजन भी ऐसे ही आई है, वो लंग्स से आई है। लंग्स में एल्वियोलाई ने वही काम किया है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई ने किया है। ऑक्सीजन को फ्रॉम द एयर मिक्सचर एब्जॉर्ब किया विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हमने कहा था कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी है। तो एक क्वेश्चन आया कल कि ऑक्सीजन को ही कैरी करती है क्या हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन हो सकती है क्या? दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ऑक्सीजन कैन कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, ऑक्सीजन कैन कंबाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो। कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल जब कर रहे हैं तो बहुत कम है, लेस देन 1% है, यानी इग्नोरेबल है। तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ एब्जॉर्ब करके ले जाएगी, इसका कोई चांसेस यूँ भी नहीं बनते कि हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो लंग से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आएगी नहीं। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाएगी ब्लड से जो ब्लड अपने साथ में लेकर के आया है। ये बात ध्यान रखें, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकलती है और फिर ब्लड में आती है उसका एक बड़ा पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा जो होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है ना, ब्लड का मैट्रिक्स, लिक्विड मैट्रिक्स, उसमें कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में रहता है डिजॉल्व। और कार्बन डाइऑक्साइड वैसे डिफ्यूजेबल फॉर्म में डिजॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड को क्योंकि वाटर में खुद भी डिजॉल्व ऑक्सीजन के कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही होता है, तो प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में भी रहता है। और तकरीबन 20 से 25% हीमोग्लोबिन के साथ में भी एसोसिएटेड रह सकता है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी कंबाइंड विद प्रोटीन्स लाइक हीमोग्लोबिन, और वो इसको हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो एक कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये चल सकता है हीमोग्लोबिन के साथ में। ऑक्सीजन के पास हीमोग्लोबिन के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम है। और अगर हीमोग्लोबिन जैसी चीज़ नहीं होगी तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, इसलिए हम ऑक्सीजन के कंटेक्स्ट में हीमोग्लोबिन को याद करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेक्स्ट में नहीं करते हैं। मतलब अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड फिर भी ट्रांसपोर्ट हो जाता ब्लड के थ्रू, उसके अपने कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में उसके प्लाज्मा में डिज़ोल्व होके, या डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो सकती है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स टू लंग्स होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का रोल आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब मिलते हैं तो हम उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और ये कार्ब एमिनो बेसिकली हीमोग्लोबिन के साथ में, है ना। तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन, ये थोड़ा सा फर्क है। हालांकि आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि क्वेरी आई थी इसलिए मुझे लगा कि क्लास में ही इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, और बाय चांस मुझे याद आ गई ये बात अभी। तो देखें कि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं सेल के अंदर क्या हो रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की ग्लूकोज का एटीपी में कन्वर्जन। तो इसके अलग अलग प्रोसेसेस हैं, मतलब यीस्ट में अलग टाइप का प्रोसेस होगा। यीस्ट आप अगर समझते हो तो एक फंगस है, यूनिसेल्यूलर फंगस। यूनिसेल्यूलर है, एक सेल वाला है, फंगस है मतलब एक कम डेवलप्ड सेल है, और उसके अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। उसको प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ग्लूकोज पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और फिर पायरुविक एसिड के बाद इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल यानी अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड।
और एनर्जी बनेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एक बात। दूसरी बात, हमारी बॉडी में, हमारी यूकैरियोटिक सेल में, जो हमारी सोमैटिक सेल्स हैं, इसमें क्या होगा, हमारी सेल्स में भी पहला स्टेप वही है, ग्लूकोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। फिर ऑक्सीजन आएगा बाहर से, ऑक्सीजन विल गो टू माइटोकॉन्ड्रिया, ये पायरुविक एसिड विल ऑल्सो गो टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और एटीपी बनेगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विल बी रिलीज्ड। तीसरी सिचुएशन है कि जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, हमारी मसल सेल्स में जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं और हम एग्जॉस्ट कर लेते हैं अपने रिसोर्सेज को, यानी कि हमारी एटीपी जो है वो खर्च होने लगती है और ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई थोड़ी सी शॉर्ट होती है, मतलब कि हम एक्सरसाइज क्योंकि बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो एटीपी को हम नॉर्मल रेट से ज़्यादा खर्च कर दे रहे हैं। और एक ऐसा टाइम आता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी सी डिलेड हो जाती है हमारी मसल सेल्स में। तो हमारी मसल सेल्स में ये जो पायरुविक एसिड बना था ना, दिस कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड और थोड़ी सी एनर्जी उसमें भी बन जाती है। ये लैक्टिक एसिड की वजह से, ये लैक्टिक एसिड जो बनता है ये हमारे मसल्स में अक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से हमें दर्द होने लगता है, मसल फटीग हो जाता है, जिसको हम क्रैम्प्स बोलते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम गिवन वीडियो में देखेंगे। हाँ, ये तीन बातें हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी बुक में क्या चार्ट दिया हुआ है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। अल्टीमेटली हमारी सेल की बात हो रही है कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज को किस तरह से कन्वर्ट करता है। तो हमारी जो बॉडी है, हमारी सेल यूकैरियोटिक सेल हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। हमारे रेस्पिरेशन में क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए हमारे वाले रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक मतलब एयर से वर्ड एरोबिक आया है और एक्चुअली मतलब है ऑक्सीजन से। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होता है। यीस्ट में और मसल में जो मैंने पहले एग्जांपल लिए वो अनएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है। तो हमारा ह्यूमंस में जो हमारी जो सोमैटिक सेल्स हैं उनमें ऑब्जर्व किया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। यीस्ट सेल में, बैक्टीरियल सेल में और स्पेशल कंडीशन में हमारी मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, इधर तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अनएरोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, इसमें कम एनर्जी निकलती है। हाँ, बहुत कम एनर्जी इसमें मिलती है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन यीस्ट अगर हम देखें तो पहले ग्लूकोज का एटीपी में मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड साथ में एज अ बाई प्रोडक्ट बनते हैं। तो ग्लूकोज का एक्चुअली पायरुवेट में ब्रेकडाउन सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी रेस्पिरेशन का, चाहे वो यीस्ट में हो चाहे वो ह्यूमंस में हो। हाँ, पहले ग्लूकोज जो होगा, मतलब कि ये तो ओवरऑल रिएक्शन है, लेकिन अपन देखें इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो फर्मेंटेशन रिएक्शन में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होगा कि ग्लूकोज विल गेट डिवाइडेड इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स हैविंग 3 कार्बन। इसका ये प्रोसेस जो होती है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया इनटू पायरुविक एसिड, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। हाँ, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है वो एक कॉमन प्रोसेस है जो सब में होगा ही। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड था वो पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन हो गया, विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड। पायरुविक एसिड जो है उसका फॉर्मूला होता है C3H4O3, जबकि ग्लूकोज था C6H12O6। हाँ, तो ये इस तरह से ब्रेक हो जाता है। और पायरुविक एसिड, इसको हम पायरुवेट भी बोलते हैं। पायरुविक एसिड या पायरुवेट एक ही बात है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ हो रही है? दिस इज टेकिंग प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन।
ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म हो जाती है, इसको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा फिर कि जब ये पायरुविक एसिड बन चुका होगा तो फिर ये पायरुविक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाँ, टू फॉर्म। अब ये बात हो रही है एक्चुअली फर्मेंटेशन की बात हो रही है, तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, हाँ, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये यीस्ट की बात हो रही है, फर्मेंटेशन की बात हो रही है। तो फर्मेंटेशन इन यीस्ट जो है, इसमें साइटोप्लाज्म में, हम थोड़ा सा इसको दोबारा देख लें, साइटोप्लाज्म में पहले हुआ ग्लाइकोलिसिस, है ना। ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बना, पायरुविक एसिड बना, और उसके बाद इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, एनर्जी केवल 2 एटीपी बनती है। तो ये यीस्ट जैसी एक सेल के लिए 2 एटीपी एनर्जी फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज सफिशिएंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उनका काम हो जाता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस जो है वो कॉमन प्रोसेस है सब में। दूसरी बात ये कि ये जो रिएक्शन है जिसको हम फर्मेंटेशन इन यीस्ट बोल रहे हैं, ये रिएक्शन बहुत काम की रिएक्शन है हमारे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इथेनॉल बनाने के लिए काम में आती है। कार्बन चैप्टर में हम पढ़ेंगे इथेनॉल। इथेनॉल इज़ अ एल्कोहल विच इज़ यूज्ड इन वेरियस वेज। ये एक लिकर इंडस्ट्री में यूज़ किए जाने वाला रेवेन्यू के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट तो है ही, उसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है जिससे हमारे कफ सिरप्स बनते हैं। कफ सिरप में स्मॉल क्वांटिटी में एज अ सॉल्वेंट इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये एज अ थिनर यूज़ होता है। पेट्रोल में भी इसको मिक्स किया जाता है नॉकिंग रोकने के लिए। इसके मल्टीपल यूजेस हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड फ्यूल और इसके ऊपर काम भी चल रहा है कि ये फ्यूचर फ्यूल की तरह से इसको यूज़ किया जा सके। तो इथेनॉल खैर फ़िलहाल तो हमारी शुगर इंडस्ट्री में वो जो मोलासेस के फर्मेंटेशन से इथेनॉल बनाने के लिए काम में आता है। आपको यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस है, इसको फर्मेंटेशन कहते हैं और ये इथेनॉल के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनॉल के लिए काम में आता है। ठीक है ना, ये बात भूलना मत, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है आपका जो पूछा जा सकता है। तो अब आगे बात करते हैं कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। इन ह्यूमन बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। वहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया था ही नहीं, तो सब चीज़ें साइटोप्लाज्म में ही हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड पायरुविक एसिड एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया व्हाइल ऑक्सीजन आल्सो कम देयर फ्रॉम आउटसाइड। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस हैपन्स। ये एक लंबी प्रोसेस है। इसको हम ये ना सोचें कि बहुत जल्दी हो गई है ये, हाँ। तो इस प्रोसेस को हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल, ये नाम आप याद रखें तो अच्छा है, नहीं रखें तो भी कोई बात नहीं, हाँ, क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि हमारा जो रेस्पिरेशन है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक तो ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल एक बहुत बड़ा साइकिल है, बहुत सारे स्टेप्स वाला, जिसमें 36 एटीपी एनर्जी बनता है। 2 एटीपी एनर्जी ग्लाइकोलिसिस के दौरान बन चुकी है, तो टोटल 38 एटीपी एनर्जी हमको हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन से फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलती है, हाँ। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है हम लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हमारी सेल्स को, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इसलिए हमारे लिए ऑक्सीजन इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट। बिना ऑक्सीजन के हमारा तो सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म 2 जगह मिला करके। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों हम बोल रहे हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि आउट ऑफ 38 एटीपीज 36 एटीपीज माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। मैक्सिमम एनर्जी वहीं बनती है। बाय प्रोडक्ट यहाँ पे इथेनॉल नहीं बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये बात भी ध्यान रखें, हाँ। तो
हम जो कल बात कर रहे थे उसका एक्चुअल मतलब यही है कि बाहर से ऑक्सीजन आई, लंग्स में एब्जॉर्ब हुई, ब्लड में मिली, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेल में गया और सेल में जा कर के उसने ऑक्सीजन सप्लाई कर दी। दिस इज व्हाट हैपन्स। हाँ, ऑक्सीजन कम्स इन, absorbed in blood and blood takes it to the cell. This is how it is। फिर ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस में काम आता है। अब बात आई हमारे मसल्स की, जो कि हमने लास्ट बात की थी कि हमारे जो मसल्स होते हैं उसमें हम अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो एनर्जी खर्च हो जाएगी। अगर एनर्जी ज़्यादा खर्च हो जाएगी तो हमको थोड़ा सा शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है। हाँ, अब हमको अगर लेस ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन की कंडीशन आ गई है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारे मसल्स को हम यूज़ कर रहे हैं, हाँ, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमारी मसल सेल्स जो हैं दे ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। हम इसको लैक ऑफ ऑक्सीजन करके एड्रेस करते हैं सिचुएशन को। और ऐसी कंडीशन में जो पायरुवेट होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। हाँ, तो हमारी बॉडी में भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है इन दिस स्पेशल कंडीशन वेयर ऑक्सीजन इज शॉर्ट। Pyruvic acid gets converted to some energy, that is only 2 ATP, and lactic acid is formed in as a byproduct. This lactic acid gets accumulated inside the muscles and that is why we get muscle cramps। हाँ, इस सिचुएशन को हम मसल क्रैम्प बोलते हैं। हाँ, मसल क्रैम्प या मसल फटीग। हाँ, मसल फटीग या मसल क्रैम्प्स जो हैं दे आर बेसिकली अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ये एक टेम्पररी फेज है, थोड़े टाइम के लिए रहता है लैक्टिक एसिड, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए जमा हो जाएगा वहाँ पे जाके। तो लैक्टिक एसिड क्योंकि एक टेम्पररी फेज़ है लैक्टिक एसिड का अक्यूमुलेशन, तो उसका रिमूवल भी वहाँ से कर देना चाहिए। तो वो क्या क्या कर सकते हो आप, या तो आप उसके ऊपर मसाज करो। हाँ, क्रैम्प हो गया तो मसाज करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, थोड़े टाइम बाद लैक्टिक एसिड विल गो आउट, तो नॉर्मलाइज हो जाएगा। या फिर हम ल्यूक वार्म वाटर में, गुनगुना पानी होता है, उसमें पैर डाल के बैठेंगे तो भी थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ये हमारा नॉर्मलाइज हो जाता है। और तीसरी चीज़ हो सकती है कुछ मत करो, सो जाओ। रात भर सोते रहोगे तो अपने आप ही धीरे धीरे करके ये ठीक हो जाएगा। तो ये क्रैम्प के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अनएरोबिक कंडीशन व्हेन अराइज इनसाइड द मसल सेल्स, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन जब होती है मसल सेल्स में, तो हमारा जो पायरुविक एसिड या पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस 2 ATP एनर्जी इज रिलीज्ड। हाँ, अनएरोबिक कंडीशन में ज़्यादा एनर्जी कभी नहीं बनती। तो ये बात हम ध्यान रखें कि हमारी मसल्स में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड बनता है। व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज बैक, ग्लूकोज इज रीफॉर्म्ड। तो ये जो बात है ये हमारी बुक में दी हुई है एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जो हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन है। ये आपने अगर बुक खोली है तो आपको ये ज़रूर दिख गया होगा। क्या है इसमें? ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इन साइटोप्लाज्म। क्या हो रहा है? पायरुविक एसिड विच इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ध्यान रखें, कार्बन पायरुवेट, यहाँ पे पायरुवेट लिखा है ना, हम वहाँ पे पायरुविक एसिड बोल रहे थे। हाँ, एनर्जी यहाँ पे केवल 2 ATP बनती है, C3H4O3। ये क्या है हमारा? ये है पायरुवेट। ग्लूकोज था C6H12O6। तो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्ट्स टू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग इस बात का मतलब नहीं समझ पाते कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, फिर पूछने लगते हैं जब कार्बन पढ़ते हैं। तो अभी समझ जाओ कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल में केवल कार्बन है ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हाँ, कार्बन के साथ उसमें और दूसरी चीज़ें भी हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी हैं उसमें। हाइड्रोकार्बन्स हैं, जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो पहली चीज़, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट सेल्स फर्मेंटेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। हाँ, हमने अभी अभी देखा कैसे होता है, फर्मेंटेशन है ये।
और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। हाँ, यहाँ भी थोड़ी सी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बनती है, 2 एटीपी एनर्जी बनती है। एंड वी से दैट वी यूज दिस इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। इन आवर मसल सेल्स, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड बनता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, वो भी 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन, दोनों में क्या फ़र्क है? ये है C3H6O3, वो था C3H4O3, ये है C3H6O3। हाँ, थोड़ा डिफरेंस है। लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल क्रैम्प्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनता है। यहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी बनेगा, 36 ये 2 ये, टोटल 38 एनर्जी एटीपी एनर्जी फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। हाईली एफिशिएंट। हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, और ये दोनों ऊपर वाले अनएरोबिक कंडीशंस में होने वाले रेस्पिरेशन यानी अनएरोबिक रेस्पिरेशन है। हाँ, तो अब थोड़ा सा नज़र डाल लें आपकी बुक के ऊपर भी। हमारी बुक क्या बोल रही है, ये आपकी बुक से ही लिया है। हाँ, हमने जो बातें की हैं रेस्पिरेशन में, उसमें एक तो सबसे पहले एक एक्टिविटी है छोटी सी जो ये प्रूव करती है कि जब हम एक्सेल करते हैं एयर को तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। उसके लिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, जो आपने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था, जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। हाँ, उस लाइम वाटर में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई करोगे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब थोड़ी देर तक आप उसको जब डालोगे एयर को उसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा है। हाँ, जब हम इनहेल एयर करते हैं तो उसमें तो लेस देन 1% होती है, लेकिन जब आप एक्सहेल्ड एयर करते हो तो उसमें अराउंड 14-15% तक कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो मिल्की वाइट बनाने के लिए काफ़ी है लाइम वाटर को। हाँ, 1 मिनट के करीब का टाइम लगता है और वो मिल्की वाइट हो जाता है। ये एक्टिविटी क्या है कि आप एक पिस्टन लेकर के, एक पिचकारी लेकर के उसमें अगर इस एयर पुश करोगे तो ये लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा, क्योंकि आपका जो एयर में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत कम है। तो मे भी कभी हो जाए बहुत ज़्यादा आप इसमें एयर डालो तो, लेकिन मिल्की होता है जब हम उसमें फूंक मारते हैं। अनदर एक्टिविटीज़ पे ज़रूर नज़र डालना चाहिए। देखो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम यीस्ट टू दिस। अभी हमने अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट देखा है। टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विद 1 होल्ड कॉक, फिट द कॉक विद अ बेंट ग्लास ट्यूब, डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। हाँ, मतलब आप समझ रहे हो क्या कर रहे हैं कि एक कंटेनर लेकर के, समझो एक टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिया, फ्रूट जूस डाल दिया, उसमें यीस्ट पाउडर डाल दिया। तो यीस्ट अनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और एक बेंट टेस्ट ट्यूब लेकर के, बेंट मतलब मुड़ी हुई टेस्ट ट्यूब लेकर के, और उसको डाल दिया एक दूसरे कंटेनर में जिसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, जो पहली एक्टिविटी में था। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ जाएगी तो ये मिल्की वाइट हो जाएगा। हाँ, दिस प्रूव्स दैट कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट को शो करने के लिए एक्सपेरिमेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि शो वन एक्टिविटी टू प्रूव दैट यीस्ट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो आप ये फ्रूट जूस वाली एक्टिविटी करोगे। ठीक है, बाकी ये चार्ट है, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला। इसमें केवल ये चार्ट बनाने के 3 मार्क्स मिल जाते हैं कभी कभी, तो ये चार्ट बनाने की प्रैक्टिस करो। हाँ, अपने आप बिना देखे चार्ट बना करके और मुझे भेजना, सुंदर सुंदर बनाना, जो भी काम करो सुंदर करो। दी energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize
a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell. In this process, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy, which can drive the endothermic reaction taking place in the cell. कितना एनर्जी? 30.5 किलोजूल पर मोल. हाँ, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलोजूल पर मोल इज रिलीज. सिंगल एटीपी से एक टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज जब टूटता है तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी बनाता है, एटीपी ब्रेक डाउन होता है तो फिर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता है. हाँ, एटीपी कैन बी यूज्ड इन द सेल फॉर द contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nerve impulse and many other activities. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy and so on. तो हम जैसे बैटरी काम में आती है ना, वैसे ही एटीपी हमारे इनका सेल में होने वाली एक्टिविटीज़ के काम में आता है. बेसिकली समझने वाली बात सिर्फ ये है. एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन. Aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen. तो उस ऑक्सीजन के इंटेक के लिए हमने जो ब्रीदिंग प्रोसेस थी वो कल देखी, आज हमने फिश में भी देखा. ऑब्जर्व फिश इन एन एक्वेरियम, दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड गिल स्लिट ऑन द और द ऑपरकुलम विच कवर्स द गिल स्लिट. आपने दोनों चीज़ें देख ली हैं आज. बिहाइंड देयर आइज ऑल्सो ओपन एंड क्लोज. Are the timing of the opening and closing of the mouth and gill slits coordinate in some manner? Yes. पहले माउथ खुलेगा, फिर बंद होगा, फिर ऑपरकुलम खुलेगा, बंद होगा, ऐसे एक रिदम में चलता है. Count the number of times the fish opens and closes its mouth in a minute. Compare this to number of times you breathe in and out in a minute. क्या पता चलेगा हमको कि breathing rate in aquatic animals in fish is more as compared to humans. Why? Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that seen in terrestrial organisms. Fishes take in water through their mouths and force it past the gills, where the dissolved oxygen is taken up by the blood. पूरी प्रोसेस आपने वीडियो में देख ली है तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे. याद नहीं आ रहा है, दोबारा आज का ही वीडियो इनिशियल पार्ट देख लो. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स मतलब वो जो ज़मीन पे रहते हैं, जैसे हम यूज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन. दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स. ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज the surface area which is in contact with oxygen rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is very fine and delicate. ये बात हो रही है alveoli की. In order to protect this surface, it is usually placed within the body, so there have to be passages that will take air to this area. इसके लिए हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होना चाहिए. इन एडिशन देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब. तो एल्वियोलाई से कहानी शुरू हुई और हमने पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कल ही देख लिया और ये भी देख लिया कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस किस तरह से अकम्प्लिश की जाती है. तो ये हमारा ब्रीदिंग मैकेनिज्म है जो हमने कल समझ लिया. इफ़ द एल्वियोलर सरफेस वर स्प्रेड आउट, बहुत मज़ेदार बात है, इट वुड कवर अबाउट 80 स्क्वायर मीटर. मतलब लंग्स को खोल करके फैला दें अगर, तो जो एल्वियोलर सैक्स इतना एरिया बनाते हैं कि 80 स्क्वायर मीटर एरिया के बराबर हो जाता है. अब आप पता करो कि 80 स्क्वायर मीटर कितना होता है. हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया योर बॉडी इज? Consider how efficient exchange of gases become because of the large surface available for the exchange to take place. This is telling the importance of alveoli. ये जो 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं उसमें से पहला पॉइंट कहता है कि अगर एल्वियोलाई इतना बड़ा सरफेस एरिया बना देते हैं कि अगर हम पूरे लंग्स को खोल के फैला दें तो 80 स्क्वायर मीटर एरिया कवर कर लेंगे. और दूसरी और भी मज़ेदार बात है, इफ़ डिफ्यूज़न वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, it is estimated that it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs. डिफ्यूज़न होगा तो कैसे होगा? बहुत सारी सेल्स हैं,
एक सेल से दूसरी में, पहले हमारे लंग्स में आएगा, लंग्स से किसी सेल में जाएगा, फिर उससे दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे चलता चलता नीचे नीचे होता हुआ हमारे टो तक पहुंचने में ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को 3 साल लग जाएंगे। 3 साल तक हम वेट करते रहेंगे क्या उसका? हमारा सिस्टम वेट कर सकता है क्या ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का 3 साल तक? 3 मिनट भी नहीं कर सकता, 3 साल छोड़ो आप। हाँ, तो एल्वियोलाई होना और मोर इम्पॉर्टेंटली हीमोग्लोबिन होना विच इज़ अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट। हाँ, तो क्वेश्चंस देखें, इंटेक्स क्वेश्चन पे भी नज़र डाल लेते हैं। व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, हाँ, एंड लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई एंड हीमोग्लोबिन जो कि उसको सपोर्ट करता है। खैर, हीमोग्लोबिन तो ब्लड तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में भी है, लेकिन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है उसकी कंसंट्रेशन इज वेरी लेस अराउंड अ फिश, अराउंड एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो what are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organism? ये वही चार्ट जो हमने डिस्कस किया है आपकी बुक का, वो चार्ट यहाँ पे आपको तीनों बातें बतानी है। यीस्ट में फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन इन मसल्स और हमारी नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल्स। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड जैसा मैंने आज पहले आपको बताया 3 तरह से जा सकता है। एक तो वो डायरेक्ट प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो सकता है, एक लार्ज अमाउंट है जो कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में, डिज़ोल्व फॉर्म में रहता है, और तीसरा हीमोग्लोबिन के साथ में कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में मूव कर रहा होता है। हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस? यू नो इट, एल्वियोलाई। तो ये आपका रेस्पिरेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आउट ऑफ ऑल द 4 सबसे ज़्यादा बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है रेस्पिरेशन, इसलिए बहुत अच्छे से इसको बार बार 3 बार पढ़ लो अगले 2 दिन में, है ना? तो अपने को इसमें अच्छी कमांड आ जाएगी। ठीक है, बाकी बातें करते हैं कल की क्लास में। इसके आगे अब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स में, वो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ह्यूमंस में हमको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारा हार्ट कैसे काम करता है, किस तरह से ब्लड ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में यहाँ से निकलता है और सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह से हार्ट में पहुँचाया जाता है। तो अबाउट ब्लड, अबाउट द ब्लड वेसल्स एंड अबाउट द ऑर्गन दैट इज़ कॉल्ड हार्ट, तीनों के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इनमें होने वाले कुछ स्पेसिफिक डिफेक्ट्स के बारे में भी अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सी यू टुमारो। थैंक यू।